हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे नाइन्थ क्लास का टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 है और इसका पार्ट 3 है। हम लोगों ने इससे पहले आकर्षण बल तक पढ़ लिया था और जो गैस होती है उनकी तीनों अवस्थाएं पढ़ ली थी और पदार्थ की तीनों अवस्थाओं पर प्रयोग हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के 3 अवस्थाओं को, कैसे उसके बीच में अंतर है, क्या क्या अंतर है, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 का है। ठीक, डाल लेते हैं। और जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। 2 इससे पहले की वीडियो आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में सबसे बढ़िया है पानी का एग्जांपल ले लीजिए। पानी सबने देखा है, सबके घरों में सब लोग इस्तेमाल करते हो। ठीक, तो पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने देखा जैसे कि जो नल से निकलता है वो द्रव फॉर्म में होता है, और जो जैसे कि फ्रिज में लगा दिया तो उसकी जो बर्फ बन जाती है तो क्या होता है, ठोस फॉर्म में होता है बर्फ जो बनता है। फिर उसके बाद जब उसको हम लोग जलाते हैं या फिर खौलाते हैं तो जो उसका वाष्प बन के निकलती है उसको कहते हैं गैस फॉर्म में। ठीक, तो तीन तीन रूपों में जल पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि जल जो है वो भी एक पदार्थ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बीच के अंतर समझेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। ठीक, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। ओके, अब द्रव में जैसे कि तेल भी आपका आ जाएगा, तेल भी आ जाएगा। जितने बहते हुए लिक्विड पदार्थ होंगे वो आपके द्रव में आ जाएंगे। ठीक है, और जितना भी गैस का जैसे कि आपकी सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, ये जो गैसें होती हैं ये आपकी आ जाएंगी गैस में। ठोस में जितने की ठोस पदार्थ हैं, जो भी जैसे बॉल हो गई आपकी, फुटबॉल हो गई, ईंटा हो गया, ईंट वगैरह हो गई, तो ये किस में आएंगी? ठोस में आएंगे। ओके, तो अब इसके अंतर देखते हैं। ठोस, देखो ठोस क्या होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है। कोई भी ठोस होगा उसका आकार निश्चित होगा। जैसे कि ये पेन है, पेन आप देख रहे हैं तो देखो इसका आकार निश्चित होगा और इसकी जो यह क्या होगा? स्थिर होगा, एक जगह रुका हुआ होगा। और क्या होगा फिर? उसकी आकृति जो होती है वो भी अपनी आकृति बनाए रहता है। पहले देखो ठोसों का आकार निश्चित होता है। सबसे पहली बात, ठोस जो होते हैं वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने आकार में परिवर्तन नहीं करते, जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। आप कोई प्रक्रिया करके, क्रिया करके, भले उसको तोड़ करके या दोबारा से उस पर कोई क्रिया करके चेंज कर दें उसका आकार, पर जो आकार उनका होता है वही उनका आकार निश्चित आकार होता है। और वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, एक जगह रुके हुए होते हैं। और आकृति जो होती है, जो आकृति होती है वो अपनी क्या स्थिर आकृति बनाए रहते हैं। जैसे कि पेन है, देखो जैसे, तो इसका आकार निश्चित है, ये ऐसा बना हुआ है तो ऐसा है, देखो निश्चित है। और इसकी जो आकृति है वो भी स्थिर है, आकृति वो भी स्थिर है। अब इसको हम तोड़ दें या फिर तोड़ने के बाद इसको गला करके दूसरा कोई शेप दे दे तो वो अलग की चीज है, पर इतनी समय क्या है, देखो निश्चित है, इसकी आकृति निश्चित है, ये इसकी आकृति क्या है? स्थिर है, ये स्थिर है और इनकी आकृति भी निश्चित होती है। द्रव, द्रव क्या होता है? देखो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इनको जिस बर्तन में आप डालोगे ये उसी आकार का ले लेंगे। जैसे कि आपने पानी को बोतल में भरा तो बोतल के आकार की हो गई, वही पानी आपने कटोरे में डाला तो पानी कटोरे के आकार का हो गया। उसी को आप ग्लास में लेंगे तो पानी ग्लास के आकार का हो जाएगा। तो द्रव को जिस बर्तन में लेते हैं, द्रव क्या करता है? उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और गैसों का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, गैसों का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आप इनको जैसे 1 किलो जो गैस है आप पूरे सिलेंडर में भी रख सकते हैं, उसको छोटी सी जगह पे इतने भी कर सकते हैं 1 किलो दबा करके। तो इसमें ये होता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा है ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ यानी कि ठोस होते हैं। अब जैसे ये है, ये दृढ़ है ना, इसको दबाएंगे तो ये दबेगा तो है ही नहीं। और जो द्रव होते हैं ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये दृढ़ नहीं होते, ये बहते हैं। ये लिक्विड क्या होते हैं? बहते हैं। तेल है, अब उसको आपने गिराया तो बहता चला जाएगा। पानी है, आपने उसको गिराया बहता चला जाएगा। अब मिल्क है, उसको गिराया आपने, क्या बहता चला जाएगा। और जो गैसें होती हैं ये क्या होती है? दृढ़ होती है। गैसें क्या होती है? दृढ़ होती हैं और इनका आयतन निश्चित होता है। जो ठोस होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब जैसे इसका आयतन है, इसका पेन का आयतन निश्चित है, आपकी बॉल हो गई उसका आयतन निश्चित है, लोहे की गेंद हो गई उसका आयतन निश्चित है। तो क्या होता है? ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और इनका, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का क्या आकार ले लेते हैं, तो इनका आयतन इनका भी निश्चित होता है। पर जो गैस होती है इनका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है, इनका कोई भी आयतन निश्चित नहीं होता है। अब थोड़ी सी जैसे कि ये आयतन, जैसे इसका द्रव है, 1 बाल्टी में अगर हम 1 लीटर पानी डालेंगे तो बिल्कुल पेनी में जाकर के जितना 1 लीटर स्पेस लेता है उतने में ही जाएगा। वही अगर हम गैस को एक सिलेंडर में भरेंगे तो गैस क्या नीचे पेनी में तो रहेगी नहीं ना, वो पूरे के पूरे सिलेंडर में क्या हो जाएगी? वो उसका विसरण हो जाएगा, उसका फैलाव होता है। इस वजह से क्या होता है? इसका जो होगा आयतन निश्चित नहीं होगा। ठीक है,
अब इसका अगला पॉइंट देखेंगे, या असंपीडित होता है। असंपीडित का मतलब होता है जैसे ये पेन है, इसको हम दबा रहे हैं, कितनी भी ताकत लगा लो ये दबेगा नहीं, टूट भले जाएगा पर ये दबेगा नहीं। और द्रव होता है, इसको संपीडित किया जा सकता है, मतलब हल्का फुल्का दबाया जा सकता है, ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है। ये जो गैस है इनको बहुत ही संपीडित किया जाता है। क्या? बहुत ही संपीडित किया जाता है। आप देखो 1 किलो गैस एक सिलेंडर में भर सकते हो, वही गैस आप एक छोटे से सिलेंडर में उसको दबा करके प्रेशर का इतने में कर सकते हो। तो इनको गैसों को संपीडित गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। अब इनका क्या होता है देखो, ठोस के क्या होता है, कणों के बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वो अधिक होता है। ठोस के बीच अंतरा आणविक बल का मतलब है जैसे माटी की गेंद आपने देखी है, फिर लोहे की गेंद देखी, तो अंतरा आणविक बल क्या होता है, एक ही कणों के मध्य, एक ही कणों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो इनका होता है जैसे बॉल है, तो बॉल के छोटे 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 बॉल, एक बड़ा जैसे कि अणु आप मान ले, तो छोटे छोटे वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उनके बीच कोई तो बल कार्य करता है ना, वो बल कौन सा होता है, वो अंतरा आणविक बल होता है। कौन सा बल होता है? अंतरा आणविक बल के कारण क्या होती है, वो बॉल बंधी हुई होती है, तो इनके बीच क्या बहुत ही बल होता है, तभी एक दूसरे से देखो बहुत ही अच्छे से क्या बिल्कुल मिक्स हुए होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत ही ज्यादा होता है। ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होते हैं उनमें अंतरा आणविक बल कम होता है, उनमें अंतरा आणविक बल क्या होगा, कम होगा। और जो गैस है उसमें क्या होगा, अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है। क्या? बहुत ही कम होता है। तो आपको ठोस, द्रव, गैस, इनके तीनों के अंतर पता चल गए होंगे। ये एग्जाम में भी आता है लिखने के लिए कि ठोस, द्रव, गैस के क्या अंतर लिखिए। देखो अब क्वेश्चन बनता है, क्या पदार्थ की जो क्या पदार्थ को अवस्था में बदल सकते हैं? हमने पदार्थ के अंतर पढ़ लिए, ठीक, ठोस, द्रव और गैस अवस्था के क्या उसके अंतर पढ़ लिए, किस प्रकार से उसमें अंतर होते हैं। अब हम लोग देखो क्या समझते हैं कि पदार्थों के अवस्थाओं के अंतर पढ़ लिए, कौन सी अवस्था में ठोस जो होते हैं उनमें बल लगा करके उनको दबाया जा सकता है कि नहीं दबाया जा सकता, किसमें विसरण ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब हमारी एनसीईआरटी कहती क्या है, हमारी एनसीईआरटी कहती है हमसे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? एनसीईआरटी ने हमसे क्या पूछा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? तो हम आंसर देंगे हाँ। क्या कहेंगे? हाँ। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे अभी पानी का समझाया था हमने, तो आप क्या कहोगे, जैसे कि पानी, जो पानी है, पानी को ठोस, पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, ठीक, ठोस का परिवर्तित हो देखो ठोस द्रव में परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तन लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक, परिवर्तन लिख देंगे, ठोस होगा द्रव में परिवर्तन, फिर परिवर्तन क्या होगा, फिर जब द्रव को बॉयल करेंगे, उबालेंगे, ठीक है, तो उसकी जो वाष्प निकलेगी वो हो जाएगी गैस फॉर्म में। कैसे हो जाएगी? गैस फॉर्म में हो जाएगी। तो हम कहेंगे एनसीईआरटी का जब हमसे क्वेश्चन पुटअप जो हो रहा है, वो एनसीईआरटी क्या हमसे पूछ रही है कि आपने इतना सब कुछ पढ़ा, अब उसके बाद एनसीईआरटी ने कहा इतना सब कुछ पढ़ तो लिया भाई, समझा भी दिया, हमने प्रयोगों के माध्यम से आपको समझाया, अब आप ये बताइए कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जल, जल फ्रिज में लगा दोगे पानी को, ठोस हो जाएगा, ठीक, ठोस हो जाएगा। उसी को जब बाहर रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो द्रव में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसको बॉईल करते हैं या फिर बाहर है सनलाइट के थ्रू, क्या होता है, वो वाष्प यानी कि गैस बन करके उड़ जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब अवस्था बदलने पर कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि जब पदार्थ अवस्था बदलते हैं, जब पदार्थ अवस्था बदलते हैं तो उसके कणों पे क्या प्रभाव पड़ता है, कणों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ताप का प्रभाव। किसका? ताप परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर ताप परिवर्तित किया जाए तो पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, जैसे कि ठोस है, उसका जब तापमान बढ़ाया जाएगा, यानी कि चाहे उस पर इलेक्ट्रिक आप प्रयोग कर सकते हो, उसको विद्युत धारा में प्रवाहित कर सकते हो, या फिर उष्मा के थ्रू कर सकते हो आप, तो जब उसमें क्या किया जाएगा, ताप बढ़ाया जाएगा, किसी भी माध्यम में ले जाकर के जब आप उसका ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, कणों के बीच, जैसे कि ये पेन है, इसको मैंने गर्म किया नीचे से, तो इसके कणों के मध्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि इसके कण जो होंगे वो हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना समझ लीजिए, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के मान लो सामान बनी है। तो जब यहाँ पे हम करेंगे तो देखो देखो गर्म हम यहाँ करेंगे पर इसकी हीटनेस यहाँ तक आएगी, यानी कि इसके अंदर कुछ कण है ना, कुछ कण है, तभी तो देखो अब यहाँ इतना गर्म कर रहे हैं तो ये इतना ही गर्म हो, पर ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ तक इसकी जो ऊष्मा आएगी, अगर यहाँ तक देखो यहाँ हम गर्म कर रहे हैं तो ये यहाँ का भी पिघलेगा, फिर यहाँ का भी पिघलेगा। तो इसका मतलब है इसके जो कण है इनके ये कैसे गतिज ऊर्जा है, ये गतिमान है, कैसे गतिमान है, तो क्या कहें, गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है।
जब कड़ों की जब गर्म करने पे क्या इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और धीरे 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 क्या पेन यहाँ तक गर्म हो जाएगा, यहाँ तक गर्म हो जाएगा ना ये जैसे, तो क्या है गतिमान है। तब हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर जब ताप बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है? ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक, बढ़ जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, कड़ों में, ये कड़ों में कंपन होता है, मतलब कण जो होते हैं ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। अभी ज्यादा ही गर्म करें इसको तो क्या होगा, एकदम लूज हो जाएगा, चिपक जाएगा ना, जलने लगेगा लास्ट में। तो कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। उष्मा के द्वारा प्रदान गई जो उष्मा होती है, जो उष्मा जैसे हमने इसमें प्रदान की गई, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा ये होता है जिन जिन कणों जो कण जो आकर्षण बल के कारण क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आकर्षण बल के कारण क्या एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो क्या होगा, एक हद तक ऐसी इतनी ज्यादा उष्मा इसमें प्रवाहित होगी, ये अपने आकर्षण बल को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। आकर्षण बल इसमें खत्म हो जाएगा। आकर्षण बल को क्या करेंगे, ये आकर्षण बल को पार कर देंगे। आकर्षण बल इन कणों के बीच में खत्म हो जाएगा और कण क्या होंगे, नियत स्थान से बहने लगेंगे। मतलब नियत स्थान से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र होकर, जो क्या हो जाएंगे, नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र हो जाएंगे। अब इसको ज्यादा गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या चूने लगेगा, कण क्या होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, छूट छूट कर देखो नीचे इसकी लिक्विड क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। और फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनके जो कण है जो आकर्षण बल से बंधे हुए हैं वो क्या करेंगे, अपना स्थान छोड़ देंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये है, ये होगा ताप परिवर्तन पर। अब जो ताप है, जो तापमान है, जिसपे हमने क्या परिवर्तन करके समझा, तो तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तापमान की अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। क्या केल्विन होता है, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। अब पूछा जाए 0 सेल्सियस, जो 0 सेल्सियस होता है उसको जब केल्विन में नापेंगे तो उसका मान होता है 273.15। क्या होता है, 273.15 होता है। अब अगर आपसे कहा जाए, अब अगर आपसे मोटा मोटा कहा जाए कि तापमान को जब केल्विन है, तापमान अगर केल्विन में दिया हुआ है, ये केल्विन में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे अगर तापमान केल्विन में दिया है, अगर तापमान आपको केल्विन में दिया है, कुछ भी दिया हो, केल्विन में आपको कुछ भी दिया हो, किसी भी पदार्थ का कोई भी टेम्परेचर दिया हो केल्विन में, तो अगर दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें देखो जो भी पदार्थ दिया हो, ठीक, जो भी आपको जिस चीज का उसमें आपको क्या दिया हो, जैसे कि 0 सेंटीग्रेड का आपका कितना है, 273.15 है, जितना दिया हो, जैसा कि 273 है यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, जब कुछ भी 473 दे दिया या कुछ भी दे दिया तो क्या करेंगे, तो देखो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस का 273 क्या करेंगे, जो तापमान जो यहाँ पे दिया होगा केल्विन में उसमें क्या करेंगे, माइनस 273 घटा देंगे। जो भी केल्विन में यहाँ पे दिया होगा आपको उसमें क्या करोगे, माइनस का 273 घटा दोगे, 273 घटा दोगे तो वो आपका सेल्सियस में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा, सेल्सियस में बन जाएगा। जो भी यहाँ पे दिया होगा उसमें माइनस का 273 घटा देंगे। एक्स या मान लो यहाँ पे एक्स दिया हुआ तो जो माइनस का 273 घटा देंगे, जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा सेल्सियस में। अब अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, वही चीज सेल्सियस में दी हुई है, तब आपको जब तापमान सेल्सियस में दिया हो, जैसे कि कुछ भी आपको कोई भी तापमान, कोई भी किसी चीज को गर्म कर दिया गया, उसका बोला गया तापमान इतना है, इतने सेल्सियस है, तो आपको उसको केल्विन में करना है, तो आप क्या करोगे, केल्विन में करने के लिए उसमें प्लस 273 जोड़ देंगे। सेल्सियस को केल्विन करने के लिए प्लस 273 जोड़ेंगे और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस 273 उसमें से घटाया जाएगा। इतना समझ में आया, आ गया आपको, देखो केसी याद करो, केसी, ठीक, केसी में होगा माइनस केसी, ठीक, केसी, और सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी के, केसी माइनस हो जाएगा सी के प्लस हो जाएगा, ठीक। तो मतलब के सी, यानी कि जब केल्विन में दिया सेल्सियस में बदलेंगे तो माइनस का 273 घटाएंगे, ठीक, और जो सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में करेंगे तो प्लस का 273 यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आप समझेंगे गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, जैसे कि इसको हमने उष्मा से गर्म किया, जब ये गलेगी, ये प्रोसेस के गलनांक की होगी, तो अब गलनांक होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, गलनांक की डिफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो गलनांक जिस न्यूनतम तापमान पर, मतलब जिस न्यूनतम तापमान पर, कम से कम तापमान पर कोई ठोस पिघलता है, क्या पिघलता है, कोई ठोस, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस, कोई भी ठोस, ए टू जेड कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए, जिस न्यूनतम यानी कम से कम तापमान पर कोई भी ठोस पिघलता है, वह उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, उस वस्तु का, जो पदार्थ या जो वस्तु किसी भी न्यूनतम तापमान पर जो ठोस वस्तु पिघल रही है, वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। जैसे कि यह वस्तु है या ठोस वस्तु है, ठीक, जिस न्यूनतम ताप पर इसको पिघलाया जा रहा है, तो यह
वही ताप इस वस्तु का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। वही न्यूनतम ताप इस वस्तु का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। ओके, अब जो बर्फ का गलनांक कितना होता है? अब बर्फ का गलनांक हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 माइनस 15 केल्विन। कितना होता है? 273 माइनस 15 केल्विन होता है। ठीक, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को, अगर जैसे कोई चीज है, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे बर्फ है, यहाँ पे हम लिखते हैं बर्फ अगर रूम टेम्परेचर पे रख दे रहे हो तो वह द्रव अवस्था में हो जा रही है, द्रव अवस्था में वो बदल जा रही है ना, मतलब बर्फ जो है लिक्विड में, पानी में बदल जा रही है, जल में बदल जा रही है। तो यह ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन। अगर आपसे पूछा जाए संगलन क्या है, क्वेश्चन आ जाए संगलन कौन सी प्रोसेस होती है, तो आप कहोगे ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। इतना क्लियर हुआ ना आप सबको? अब ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में जो तापमान समान रहता है उसे कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगर आपने देखा होगा जैसे 100 सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, आपने देखा होगा, तो जब 100 सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है तो थोड़ी देर तक देखा होगा आपने, नीचे से आते हैं गर्म करते अणु जो होते हैं ऊपर आते हैं, नीचे से क्या होते हैं? ऊपर आते हैं। तो 100 सेंटीग्रेड पे पानी खोलता है, खोलने लगता है, पर धीरे धीरे देखो उसमें जो कोई उष्मा, जैसे कि आप बराबर जलाते रहो तो पानी खोलता ही रहेगा। ऐसा तो है ना कि 100 पे खुल रहा है तो 200 टेम्परेचर नापोगे टेम्परेचर तो उसका 200 100 ही रहेगा ना। तो जब उसका टेम्परेचर 100 रहेगा तो कहीं जब आप नीचे से बराबर जला रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसमें जब उष्मा बढ़ती जा रही है, तो जब उष्मा जो बढ़ रही है उसी को कहेंगे गुप्त उष्मा। क्या गुप्त उष्मा के रूप में वो स्टोरेज होती चली जाती है, तभी खोलते हुए पानी को ठंडा होने में काफी टाइम लगता है क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा रहती है। तो हम गुप्त उष्मा समझेंगे क्या होती है। गुप्त उष्मा देखो, कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदले बिना, अपनी अवस्था बदले बिना, जैसे मतलब है जो पानी को खौला रहे हो जब तक वाष्प फॉर्म में, वो वाइपर फॉर्म में नहीं उड़ जाता, ठीक है, तब तक क्या करता रहता है वो उष्मा अवशोषित करता रहता है। क्या मतलब अपनी अवस्था बदलने के लिए वो करता है, उष्मा अवशोषित करता रहता है, नीचे से उष्मा क्या करती है? अवशोषित करता रहता है। किसी ठोस को के गलने की प्रक्रिया, देखो कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदले बिना, क्या अपनी अवस्था ना बदले, ठीक, और क्या करे? वो उष्मा को अवशोषित करता रहे, उष्मा को क्या करे? अवशोषित करता है। जैसे पानी खोले और वाइपर फॉर्म में थोड़ी देर तक नहीं बदलता है पूरा पानी एकदम से, तो वाइपर फॉर्म में, वाष्प फॉर्म में बदल नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके वो बदलेगा। तो क्या करेगा? वो उष्मा अवशोषित करता रहता है। तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? वही उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहलाती है, जो उष्मा को वो अवशोषित करता है अपनी अवस्था बदले बिना। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब जो गुप्त उष्मा होती है वह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। देखो, पहले होती है द्रवण की गुप्त उष्मा। किसकी? द्रवण की गुप्त उष्मा, यानी कि द्रव की गुप्त उष्मा। और दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त उष्मा। किसकी? वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब द्रवण की गुप्त उष्मा समझेंगे। देखो, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, जब कोई ठोस जब द्रव अवस्था में बदल रहा होता है तो वो जितनी उष्मा ग्रहण करता है, जितनी गुप्त उष्मा ग्रहण करता है, वह उसकी क्या कहलाती है? द्रवण की उष्मा कहलाती है। किसकी उष्मा कहलाती है? द्रवण की गुप्त उष्मा कहलाती है। मतलब कोई भी ठोस अपनी अवस्था जब बदल रहा होता है, यानी कि द्रव की अवस्था में जब वो बदल रहा होता है, तो वह जितनी भी उष्मा ग्रहण करता है वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक, अब से ठोस परिवर्तन हो रहा है किसमें? परिवर्तन हो रहा है किसमें? द्रव में। बर्फ जो है, जब उसका परिवर्तन द्रव में हो रहा है, यानी कि जल में हो रहा है, पानी में हो रहा है, तो वह जितनी उष्मा अवशोषित कर रहा है वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? गुप्त उष्मा कहलाएगी, यानी कि द्रवण की गुप्त उष्मा कहलाएगी। ठीक, अब हम आते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। किसमें? वाष्पन की गुप्त उष्मा में। तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, इसमें क्या था? द्रवण की गुप्त उष्मा, यानी कि ठोस बदल रहा था द्रव में। इसमें क्या होगा? द्रव बदलेगा वाष्प में। किसमें बदलेगा? द्रव बदलेगा वाष्प में। तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने से पहले जितनी गुप्त उष्मा वो अवशोषित करेगा, जितनी गुप्त उष्मा वो अवशोषित करेगा, यानी कोई भी द्रव, ठीक है, अपनी अवस्था बदलने से पहले जितनी उष्मा क्या करता है? अवशोषित करता है, वह उस पदार्थ की द्रवण की गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रवण की गुप्त उष्मा कहलाती है। जैसे द्रव है, ठीक, परिवर्तन हुआ वाष्प में। किसमें परिवर्तन हुआ? वाष्प में परिवर्तन हुआ, तो इसने जितनी उष्मा को अवशोषित किया वाष्प में बदलने से पहले, यह उसकी क्या कहलाएगी? यह उसकी कहलाएगी द्रवण की, वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चा?